स्क्रीन पर दिखाई दे रहे चैप्टर इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल फोल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 10th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एक बार चैप्टर के ओवरव्यू पर नजर डाल लेते हैं। ये स्टोरी हमें बताती है कि अपनी बहादुरी यानी ब्रेवरी और मजबूत इच्छा शक्ति यानी डिटर्मिनेशन की हेल्प से हम अपनी लाइफ में आने वाले सभी चैलेंजेस को और सभी तरह की परेशानियों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस स्टोरी में नरेटर अपने एयरप्लेन को उड़ा रहा था। उसके एयरप्लेन का नाम था डेकोटा और वह इस एयरप्लेन को लेकर फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। अचानक उसने देखा कि घने और काले बादलों यानी ब्लैक क्लाउड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अपनी हिम्मत और लगातार कोशिश करते रहने की वजह से वह उस बादल से बाहर और सुरक्षित बचकर निकलने में सफल हुआ और उसने अपने प्लेन को एयरपोर्ट पर सेफली लैंड किया। उसका वहां से जिंदा बच निकलना एक आश्चर्य की बात थी। आइए एक बार चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। इसका फर्स्ट कैरेक्टर एक नरेटर है जो कि एक पायलट भी था और अपने एयरप्लेन को फ्रांस के ऊपर से होकर उड़ा रहा था और वापस इंग्लैंड जा रहा था। उसके एयरप्लेन का नाम था डेकोटा। जब वह इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहा था तो अचानक रास्ते में आए तूफान की वजह से वह अपना रास्ता भटक गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक ब्लैक एयरप्लेन का पायलट। ये एक पायलट था जो कि एक ब्लैक कलर के एयरप्लेन को उड़ा रहा था। इसी ने नरेटर को तूफान से बाहर निकलने में उसकी हेल्प की। और इस स्टोरी की लास्ट कैरेक्टर है एक वुमन। ये लेडी कंट्रोल सेंटर में वर्क करती है। जब नरेटर ने अपना एयरप्लेन सुरक्षित जमीन पर लैंड किया तो इसके बाद वह इसी लेडी के पास आया और उसने इस लेडी से उस ब्लैक एयरप्लेन के पायलट की इंफॉर्मेशन लेने के बारे में सोचा। आइए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे ईस्ट डायरेक्शन में मून ऊपर आ रहा था और मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। सोते हुए उस गांव के एरिया के ऊपर यानी कंट्री साइड के ऊपर इतनी ऊंचाई पर अकेला होकर भी मैं काफी खुश था। मैं अपना डेकोटा एयरप्लेन फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था और मैं अपनी फैमिली के साथ होने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैंने अपनी घड़ी देखी। उस समय सुबह के 1:30 बजे का टाइम था। मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से पेरिस कंट्रोल टावर से बात करनी चाहिए। जैसे ही मैंने एयरप्लेन के अगले भाग से आगे देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर की लाइट्स को देखा। मैंने रेडियो स्टार्ट किया और कहा, पेरिस कंट्रोल टावर, ये डेकोटा DSO 88 है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। रेडियो पर आती हुई आवाज ने रिप्लाई दिया, डेकोटा DSO 88, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। DSO 88। ओवर। मैंने मैप्स और कंपास को देखा, दूसरा और लास्ट फ्यूल टैंक स्टार्ट किया और डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ टर्न कर दिया। मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के ठीक टाइम तक अपने घर पहुंच जाऊंगा और आज एक काफी अच्छा और बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। सब कुछ ठीक था। ये एक आसान उड़ान यानी इजी फ्लाइट थी। जब मैंने बादल देखे, आंधी वाले बादल, तब तक मैं पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था। मैंने देखा वे बहुत बड़े बादल थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए बहुत ही भयानक और काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था और नॉर्थ या साउथ की तरफ से होते हुए बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त फ्यूल मेरे पास नहीं था। यानी कि मेरे एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन की तरफ से होता हुआ इतना लंबा चक्कर लगाता हुआ इन बादलों से बचता हुआ आगे बढ़ सकूं। मैंने सोचा मुझे वापस पेरिस लौटना चाहिए, पर मैं घर जाना चाहता था। मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए था।
मैंने सोचा मैं रिस्क उठाऊंगा, और ऐसा सोचकर मैंने उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में घुसा दिया। मैंने देखा कि बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था। ओल्ड डकोटा हवा में उछला और मुड़ा। मैंने कंपास देखा। उसे देखकर मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। कंपास भी अचानक खराब हो गए थे। मैंने रेडियो स्टार्ट करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना चाहिए। मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई आंसर नहीं मिला। रेडियो भी खराब था। मेरे पास न रेडियो था न कंपास, और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं आंधी में खो गया था। तब मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पास ही एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था। उसके विंग्स पर लाइट्स नहीं थी, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। दूसरे पर्सन को देखकर मैं खुश हो गया था। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और हिलाया। वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे धीरे अपना प्लेन नॉर्थ की तरफ मेरे डकोटा के आगे मोड़ा, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना ज्यादा इजी हो सके। एक आज्ञाकारी बच्चे यानी ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उस स्ट्रेंजर एयरप्लेन के पीछे जाते हुए मैं काफी खुश था। आधे घंटे बाद भी वह स्ट्रेंजर ब्लैक एयरप्लेन बादलों में मेरे आगे था। अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल पुराने डकोटा में बचा था। मुझे फिर डर लगने लगा था, लेकिन तभी उसने नीचे जाना स्टार्ट किया और मैं आंधी में से होते हुए उसके पीछे गया। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने अपने आगे लाइट्स की 2 लंबी रोज देखी। ये रनवे था। इसका मतलब मैं एक एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। मैं सुरक्षित था। मैं ब्लैक एयरप्लेन में अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए मुड़ा, पर मैंने देखा कि आकाश खाली था। वहां कुछ नहीं था। ब्लैक एयरप्लेन जा चुका था। मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं नीचे उतरा और कंट्रोल रूम के पास पुराने डकोटा से बाहर उतरकर चलने का मुझे अफसोस नहीं था। मैं कंट्रोल रूम गया और मैंने वहां बैठी हुई एक लेडी से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा एयरप्लेन पायलट कौन था। मैं उसे थैंक्स कहना चाहता था। उसने अजीब तरह से मेरी तरफ देखा और हंसती हुई बोली, आप क्या कह रहे हैं? दूसरा एयरप्लेन, और वो भी इस आंधी में? आज रात कोई दूसरा एयरप्लेन नहीं उड़ रहा था। केवल आपका एयरप्लेन ही मुझे रेडार पर दिखाई दिया। कोई दूसरा एयरप्लेन वहां नहीं था। तो फिर किसने मुझे वहां पर बिना कंपास या रेडियो और टैंक में ज्यादा फ्यूल न होते हुए भी पहुंचने में हेल्प की थी? उस काले स्ट्रेंज एयरप्लेन में बिना लाइट्स के उड़ने वाला पायलट कौन था? मुझे आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है, और यह एक बहुत ही बड़ी रहस्यमयी घटना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल फोल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 10th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस पोएम के राइटर W.B. येट्स है। ये पोएम एक सुंदर और जवान औरत जिसका नाम एनी ग्रेगरी है, उसके बारे में लिखी गई है। वह औरत देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। उसका शरीर बहुत ही सुंदर है और हर कोई उसको देखकर सम्मोहित हो जाता है। उसके शहद जैसे रंग के ब्लॉन्ड हेयर यानी भूरे बाल कानों पर गिरते हुए और सभी देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कानों पर गिरते हुए उस औरत के बाल ऐसे लगते हैं जैसे किसी किले के चारों तरफ चौड़ी चौड़ी दीवारें खड़ी हुई हों। हालांकि ये कहना काफी मुश्किल होगा कि कोई लड़का उस औरत से सिर्फ उसके गुणों यानी प्रॉपर्टीज की वजह से ही प्यार करने लगेगा और उसके प्यार में निराशा से डूब जाएगा, यानी कि उसके प्यार में निराश होकर डूब जाएगा। उसके बालों की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि उसका प्रेमी यह जानने की कोशिश भी नहीं करेगा कि वह लड़की अंदर से कितनी सुंदर है। कहने का मतलब है कि उसके बालों को देखकर उसका प्रेमी यह जानने की कोशिश भी नहीं करेगा
कि क्या वह लड़की अंदर से भी अच्छी है या नहीं, यानी कि क्या उसके व्यवहार करने का तरीका और दूसरों के प्रति उसका बिहेवियर अच्छा भी है या नहीं, उसकी आत्मा, उसकी नीयत अच्छी है या नहीं। इसका जवाब देते हुए एनी ग्रेगरी कहती है कि वह बालों को कलर करने के लिए किसी भी तरह के रंगों का यूज कर सकती है। यह उस पर डिपेंड करता है कि वह अपने बालों को भूरे रंग का यानी ब्लॉन्ड कलर का या काले रंग का या गाजर के रंग में कलर कर सकती है। वह पूछती है कि कोई लड़का सिर्फ उसके बालों का रंग देखकर ही उसके प्यार में पड़कर आहें क्यों भरने लग जाए। अगर कोई लड़का उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करना चाहता है तो फिर उसका वह प्यार उसके गुणों यानी क्वालिटीज पर आधारित होना चाहिए, ना कि उसके बाहरी दिखावे पर आधारित होना चाहिए। लड़की कहती है कि उसे उसके बाहरी दिखावे के लिए प्यार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे उसके अंदर यानी कि उसके मन की सुंदरता के लिए प्यार किया जाना चाहिए। उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी और उसके अंदर की सुंदरता ही उसके प्रति आकर्षण का कारण होना चाहिए, ना कि उसके सुनहरे रंग के बाल। लास्ट स्टैंजा में पोएट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। पोएट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक धार्मिक लेख यानी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ता है। वह उसे पढ़ते हुए बताता है कि मनुष्य तो आखिर मनुष्य ही है। मनुष्य तो बहुत ही आसानी से शारीरिक आकर्षण में फंस जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए ये काफी हद तक पॉसिबल है कि वह एनी ग्रेगरी के भूरे बालों के प्रति आकर्षित हो जाए, यानी कि उसके भूरे बालों को देखकर कोई भी लड़का बड़ी ही आसानी से उसके प्रति आकर्षित हो सकता है। इतनी पावर तो केवल भगवान के ही पास होती है कि वह बाहरी शारीरिक सुंदरता के लालच से बच सके, और ईश्वर में ही इतनी ताकत होती है कि वह एक आदमी या औरत को, चाहे वह जैसा भी है, उसके गुणों के आधार पर उसको आसानी से समझ सकता है। मनुष्य बिना ईश्वर की इस शक्ति के बाहरी दिखावे और शारीरिक सुंदरता से बाहर कभी भी नहीं देख सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम था बेलिंडा। बेलिंडा और उसके कुछ दोस्त खुशी खुशी एक घर में रहते थे। फिर अचानक एक दिन एक समुद्री लुटेरा उनके घर पर आ गया। वह उन लोगों को मार कर लूटना चाहता था, और वह ऐसा करने ही वाला था कि तभी लड़की का एक पालतू जानवर जो एक ड्रैगन था, उसने उसे कसकर पकड़ लिया और जिंदा निकल गया। आखिरकार वह लड़की कौन थी और ड्रैगन ने उस लड़की को कैसे बचाया, जानने के लिए आइए पूरी कहानी देखते हैं। बेलिंडा एक छोटे और वाइट कलर के घर में रहती थी। उसके साथ एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा रहता था और एक ग्रे कलर का छोटा सा चूहा भी रहता था, और उन दोनों के साथ साथ एक येलो कलर का छोटा सा डॉग और एक छोटी सी लाल गाड़ी भी उनके पास थी। और इन सब के अलावा एक असली छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था। उस छोटी सी काली बिल्ली का नाम इंक था, और चूहे को वह ब्लिंक कहकर बुलाती थी। और जो छोटा सा कुत्ता था वह इतना तेज था कि पूछो मत, इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड था। लेकिन जो ड्रैगन था वह बहुत ही डरपोक था, और बेलिंडा उसे कस्टर्ड कहती थी। ड्रैगन के दांत बहुत ही पैने यानी तीखे थे। उसके शरीर के ऊपर कांटे थे, और नीचे वाले भाग में सीढ़ियों जैसी धारियां यानी लाइंस थीं। उसका मुंह एक भट्टी की तरह था जिसमें से आग निकलती थी, और उसकी नाक एक चिमनी की तरह थी, और उसके पंजों पर चाकू जैसे तेज नाखून थे। बेलिंडा बहुत बहादुर लड़की थी, और इंक और ब्लिंक शेरों का पीछा करते थे और उन्हें भगा देते थे। मस्टर्ड इतना बहादुर था जैसे कि पिंजरे में बंद कोई गुस्से वाला शेर हो, लेकिन कस्टर्ड काफी डरपोक था, और वह हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। बेलिंडा उसे गुदगुदी करती थी, और वह बिना उस पर तरस खाए उसे गुदगुदाती रहती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे पर्सिवल कहकर बुलाते थे। वे सभी लोग उस पर हंसते हुए उस छोटी लाल गाड़ी में बैठे रहते थे। बेलिंडा तब तक हंसती रहती थी जब तक वह हंस हंस कर उस पूरे घर को नहीं हिला देती थी, और ब्लिंक बोलता था
वीक वीक, जिसका मतलब होता था कि वह हंस रहा है। जब भी वह ड्रैगन सुरक्षित पिंजरे की डिमांड करता था, तब इंक और मस्टर्ड बड़ी ही निर्दयता के साथ उसकी उम्र पूछते थे। तभी अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज सुनकर मस्टर्ड गुर्राने लगा और उन्होंने चारों तरफ देखा। इंक म्याऊं म्याऊं की आवाज करने लगी और बिलिंडा चिल्लाई, ओह! क्योंकि वहां पर एक लुटेरा आ गया था जो खिड़की से होकर ऊपर चढ़ रहा था। उसके लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल लगी हुई थी और राइट हैंड में भी एक पिस्टल लगी हुई थी, और वह अपने दांतों के बीच में एक चमकीली छोटी तलवार दबाए हुए था। उसकी दाढ़ी काली थी और उसकी एक टांग लकड़ी की थी। लुटेरे को देखकर यह साफ साफ पता चल रहा था कि उसका इरादा अच्छा नहीं था। बेलिंडा डर की वजह से पीली पड़ गई और वह चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प! लेकिन मस्टर्ड एक परेशानी से भरी हुई आवाज में भौंका। इंक घर के सबसे नीचे बॉटम की तरफ भागने लगी और छोटा सा चूहा प्लानिंग करके अपने बिल में घुस गया। लेकिन कस्टर्ड एक इंजन की तरह आवाज करता हुआ उछलता हुआ आ गया। उसने लोहे की तरह अपनी पूंछ को कोठरी में मारा और एक बहुत ही तेज खनखनाहट की आवाज के साथ वह डाकू पर इस तरह झपटा जैसे कि एक रॉबिन नाम की चिड़िया एक कीड़े को खाने के लिए उस पर झपटती है। उस डाकू का मुंह बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ फटा का फटा रह गया और वह अपनी जेब में से शराब की बोतल निकालकर शराब पीने लगा। फिर शराब पीने के बाद उसने 2 गोलियां चलाईं, लेकिन वह गोलियां किसी को नहीं लगीं और ड्रैगन एक ही झटके में उसको पूरा निगल गया। ये देखकर बेलिंडा ने ड्रैगन को गले लगा लिया और मस्टर्ड उसको चाटने लगा, और उनमें से किसी ने भी उस डाकू की मौत पर दुख नहीं मनाया। इंक और ब्लिंक खुशी से ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर काटने लगे जिसने डाकू को खा लिया था। लेकिन फिलहाल उस छोटे मस्टर्ड ने कहा कि अगर मैं घबराता नहीं तो मैं इससे भी दुगना बहादुर होता। और इंक और ब्लिंक बोले, हमें लगता है कि हम इससे 3 गुना ज्यादा बहादुर होते। और कस्टर्ड उन सब की बातों को सुनकर उनकी बात पर राजी हो गया और बोला कि हाँ, सभी लोग उससे ज्यादा बहादुर होते। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे बिल्ली के बच्चे और चूहे के साथ उस छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, और उसके साथ उसका छोटा सा डॉग और छोटी लाल गाड़ी और उसका पालतू ड्रैगन भी रहते हैं। बेलिंडा बहुत बहादुर है और इंक और ब्लिंक शेरों का पीछा करके उन्हें भगा देते हैं, और मस्टर्ड गुस्से में रहने वाले शेर की तरह बहादुर है। लेकिन कस्टर्ड अभी भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। आइए स्टोरी के ओवरव्यू पर एक नजर डालते हैं। इस पार्ट में नरेटर एक ट्रेडिशनल गोवा के गांव के बेकर के बारे में बताता है, जिसका अभी भी यहाँ की सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। ये चैप्टर बताता है कि गोवा स्टेट के अंदर पुरानी पुर्तगाली परंपराएं यानी ट्रेडिशंस अभी भी मौजूद हैं। महत्वपूर्ण अवसरों यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट ओकेशन होते हैं उन सभी पर और त्योहारों के दौरान पकाए जाने वाले पारंपरिक केक यानी ट्रेडिशनल केक्स और ब्रेड से पता चलता है कि बेकिंग गोवा की संस्कृति यानी कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर में एक ट्रेडिशनल गोवन बेकर या पैडर के बारे में बताया गया है, जिसका अभी भी गोवा की संस्कृति यानी कल्चर में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी इम्पोर्टेंट प्लेस है। गोवा के पुराने दिनों में पुर्तगाली अपनी रोटियों यानी लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए फेमस थे। पुर्तगालियों ने बहुत समय पहले गोवा छोड़ दिया था, लेकिन पारंपरिक बेकरियों यानी ट्रेडिशनल फर्नेसेस की तरह उनकी भट्टियां अभी भी वहां मौजूद हैं। भट्टी उसे कहते हैं जिसमें रोटी पकाई जाती है। जैसे आपने शादी पार्टी में जरूर किसी न किसी बेकर को तंदूर में रोटियां बनाते हुए देखा होगा। मिक्सर, मोल्डर और रोटियां पकाने वाले लोग यानी बेकर अभी भी बेकिंग के अपने बिजनेस को जारी रखे हुए हैं। मिक्सर और मोल्डर ये दोनों भी रोटियां पकाने का काम करते हैं। जैसे कोई रोटी का आटा मांगता है यानी कि आटे को मिक्स करता है, उसे मिक्सर बोलते हैं। तो कोई आदमी रोटी की शेप को बनाता है, उसे मोल्डर बोलते हैं, और कोई उसे भट्टी में पकाता है तो उसे बेकर बोलते हैं। सुबह सुबह बेकर के बांस की आवाज अब भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। इन बेकर्स को आज भी गोवा में
पैडर के नाम से जाना जाता है। नरेटर गोवा में अपने बचपन को याद करता है जब बेकर उनका दोस्त, साथी और गाइड हुआ करता था। वह दिन में 2 बार उनके घर आता था। वह एक बार सुबह अपनी रोटी यानी ब्रेड बेचने आता था और फिर शाम को अपनी सारी रोटी यानी ब्रेड्स बेचकर जाता था। बेकर बांस की छड़ी यानी बैम्बू स्टिक की खनखनाहट के साथ आता था, यानी कि जब वह गांव में आता था तो वह अपने साथ एक बांस लेकर आता था और उसके बांस की आवाज पूरे गांव में सभी को सुनाई देती थी, जिससे सभी लोग जाग जाते थे। जैसे ही बच्चों ने आवाज सुनी वे बेकर के पास जाने के लिए दौड़ते थे और ब्रेड बैंगल्स, जो कभी कभी मीठी ब्रेड से बनी हुई होती थी, ले आते थे। बेकर रोटी यानी ब्रेड की टोकरी को बांस की छड़ी के साथ अपने सिर पर रखता था। उसके एक हाथ ने टोकरी को सहारा दिया और दूसरे हाथ से बांस की छड़ी को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही बेकर आता वह घर की औरतों का आदर करता और अपनी टोकरी उस बांस की छड़ी पर रख देता था। बच्चों को एक तरफ धकेल दिया जाता था और ब्रेड्स नौकरानी को दे दी जाती थी। हालांकि बच्चों को फिर भी कैसे भी करके उस ब्रेड की टोकरी में झांकने का एक न एक रास्ता मिल ही जाता था। ऑथर को ब्रेड्स की मीठी खुशबू याद है और उसे याद है कि कैसे वे लोग कुछ भी खाने से पहले अपने दांत भी साफ नहीं करते थे। उस समय गोवा में एक बेकर की प्रेजेंस जरूरी थी, यानी कि गोवा में हर समय एक न एक बेकर का रहना जरूरी होता था। शादियां या कोई भी त्योहार स्वीट ब्रेड्स के बिना अधूरा था, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है। घर की औरत यानी लेडी द्वारा अपनी बेटी की सगाई के लिए सैंडविच तैयार किए जाते थे। क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए केक्स और बोलनहास जरूरी होते थे। बोलनहास भी ब्रेड का ही एक टाइप होता है। गोवा में बेकर एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। यह एक्चुअली लंबी फ्रॉक का एक टुकड़ा यानी पीस होता था जो उसके घुटनों तक पहुंचता था। नरेटर के बचपन के टाइम में बेकर शॉर्ट ट्राउजर्स पहनते थे जो पूरी लंबाई से छोटी और आधी पैंट से लंबी होती थी। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग कपड़ी पहनते हैं, लगभग उसी तरह गोवा में आज भी अगर कोई सड़कों पर हाफ पैंट पहने दिख जाए तो उसे पैडर कहा जाता है। बेकर अपना पूरे महीने का हिसाब किताब एक दीवार पर पेंसिल से लिखता था और महीने के एंड में अपने बिल्स कलेक्ट करता था। पुराने दिनों में बेकिंग एक फायदेमंद यानी कि प्रॉफिट का प्रोफेशन था। लोग ये काम करके बहुत सारा पैसा कमा लेते थे। एक बेकर की फैमिली और नौकर हमेशा खुश और पैसे वाले होते थे। उनके मोटे शरीर के स्ट्रक्चर ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि एक बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं रहती थी। मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल फोल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 10th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एक बार चैप्टर के ओवरव्यू पर नजर डाल लेते हैं। इस पोएम में पोएट यह बताने की कोशिश करता है कि जब एक शेर को पिंजरे में डाल दिया जाता है और उसकी आजादी छीन ली जाती है तब उसकी हालत कैसी हो जाती है। पोएट यहाँ पर दोनों शेरों के बीच में अंतर बताने की कोशिश करता है। एक शेर तो वह है जो पिंजरे में कैद है और दूसरा शेर जो खुला हुआ जंगल में आजाद घूम रहा है और अपने असली घर यानी कि जंगल में रह रहा है। इस पोएम में पोएट ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें जंगली जानवरों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। हमें उन्हें आजादी से उनके घरों यानी जंगलों में घूमने देना चाहिए, क्योंकि सभी जानवर आजादी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि हम लोग आजादी से प्यार करते हैं। यानी कि जैसे हम लोगों को आजादी अच्छी लगती है उसी तरह जानवरों को भी आजादी अच्छी लगती है। आजादी पर केवल हमारा ही नहीं बल्कि सभी जीवों और जानवरों का भी हक होता है। आइए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेर जो कि जंगल का राजा होता है, उसे लोगों ने जबरदस्ती एक पिंजरे में डाल दिया है। शेर को चिड़ियाघर के अंदर उन लोगों ने पिंजरे में डाला हुआ है। वह पिंजरा शेर का असली घर नहीं है, यानी कि वह नकली घर में कैद है और अपने गुस्से को दबाए हुए चुपचाप चक्कर लगाता रहता है। उसके शरीर पर धारियां बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती है।
उसकी खाल की तुलना में ये धारियां कुछ डार्क कलर की हैं। शेर अपने मखमली और गद्देदार पैरों से बहुत ही शांत और चुपचाप ढंग से चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसका ये चलना बहुत ही कम जगह में हो पाता है। मतलब शेर के चलने के लिए वहां ज्यादा जगह नहीं है। वह अपने पिंजरे की सीमा में ही चक्कर लगाता रहता है। चिड़ियाघर में आए हुए लोगों को वह पसंद नहीं करता और उन लोगों की घूरने वाली नजरों को भी वह बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसका गुस्सा उसके मन में दबा पड़ा है। पोएट को इस बात का दुख है कि चिड़ियाघर उसके लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। आखिरकार शेर जंगल का निवासी होता है। उसकी असली जगह वहीं उस जंगल में है। अगर वह जंगल में होता तो वह किसी घास फूस या पेड़ के पीछे घात लगाए हुए अपने शिकार की तलाश में बैठा होता। वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए लंबी घास में धीरे धीरे चुपचाप आगे की तरफ सरक कर जा रहा होता। शेर ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके द्वारा शिकार को पकड़ने के लिए की गई एक्टिविटी को कोई नोटिस ना कर सके। शेर को पता होता कि उसका मनपसंद शिकार मोटा ताजा हिरन उसे कहाँ मिल सकता था। वह किसी नदी या तालाब की ओर चुपचाप आगे बढ़ता जहां दूसरे जानवर और हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। अगर शेर जंगल में रह रहा होता तो वह कभी कभी भटककर इंसानों की बस्ती में आ जाता। वह गांव की सीमा के बाहर भटकता रहता। ये मनुष्य की बस्तियां जंगल के छोर पर बनी हुई हैं। वह गांव वालों को देखकर उनको डराने के लिए अपने लंबे और पैने दांतों और पंजों को खोल देता। लेकिन ये गांव वालों के लिए केवल शेर की ताकत का प्रदर्शन ही होता। मतलब शेर अपने दांत और अपने नाखून केवल गांव वालों को डराने के लिए ही दिखाता, ना कि उन्हें सचमुच में मारने के लिए। गांव वालों को मारने या उनके घरों में घुसने की उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती। पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शेर आमतौर पर कभी भी अटैक नहीं करता और वह तब तक अटैक नहीं करता जब तक उसे पूरी तरह उकसाया ना जाए। किसी को मारना उसका शौक नहीं है, बल्कि ये केवल उसके खाने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि शेर दूसरे जानवरों को केवल तभी मारता है जब उसे भूख लगी होती है। बिना वजह के वह किसी जानवर को नहीं मारता। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वह कंकड़ पत्थर की बनी हुई कोठरी में कैद है और उस कोठरी में उसका शक्तिशाली और मजबूत शरीर उसके लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उसे सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। उसकी सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर दिया गया है और अब वह कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज ही कर सकता है। वह लगातार अपने पिंजरे की लंबाई और चौड़ाई के बराबर ही चक्कर लगाता रहता है। उसे आने वाले लोगों की नजरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह उन लोगों को देखकर बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं करता है और उन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। पोएट आगे बताता है कि किस तरह शेर के लिए दिन का एंड होता है। वह रात को देर तक नहीं सोता। वह चिड़ियाघर की पहरेदारी करते हुए अक्सर लोगों की kaa की आवाजों को सुनता रहता है। आसमान में सितारे चमकते हैं और ठीक उसी तरह उसकी आंखें भी रात के समय चमकती रहती है। वह लगातार चमकते हुए सितारों को देखता है। अफसोस की बात यह है कि वह उन चमकदार सितारों को केवल अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे से ही देखता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल फोल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 10th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एक बार चैप्टर के ओवरव्यू पर नजर डाल लेते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट स्टोरी महान वैज्ञानिक रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में है। उन्हें बचपन से ही तितलियां, फॉसिल्स, रॉक्स और सिक्के इकट्ठा करने की हैबिट थी। उन्होंने बटरफ्लाइज की लाइफ पर वैज्ञानिक रिसर्च यानी साइंटिफिक रिसर्च शुरू की। उनकी क्यूरियोसिटी, लगातार आगे बढ़ने और जीतने की इच्छा ने उन्हें सफल बनाया। आइए एक बार चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इस स्टोरी के सबसे पहले कैरेक्टर है रिचर्ड एच एब्राइट। वह एक टैलेंटेड साइंटिस्ट है। वह सेल्स के ऊपर वर्क करने और डीएनए की रीडिंग के लिए जाने जाते हैं।
हमारी अगली कैरेक्टर है रिचर्ड की माँ। वह एक एनकरेज करने वाली माँ है जिन्होंने हर तरह से रिचर्ड का सपोर्ट किया। अगले कैरेक्टर हैं डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कट। वह मेन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च मोनार्क बटरफ्लाइज पर की। उन्होंने रिचर्ड को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए गाइड किया। अगले कैरेक्टर का नाम है रिचर्ड ए वायर। वह रिचर्ड के सोशल स्टडीज के टीचर हैं। उन्होंने रिचर्ड को एक अच्छा डिबेटर यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर बहस करने वाला यानी कि आर्ग्यूमेंट या डिबेट करने वाला और पब्लिक स्पीकर यानी कि पब्लिक के सामने खुलकर अपनी बात को कहने वाला पर्सन बनने में हेल्प की। और हमारे लास्ट कैरेक्टर है जेम्स आर वॉन। वह रिचर्ड के एक साथी यानी कंपेनियन और विद्वान यानी बहुत ही इंटेलिजेंट और स्कॉलर हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट पर रिचर्ड के साथ काम किया था। आइए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड एब्राइट बायोकेमिस्ट्री और परमाणु जीव विज्ञान यानी मोलेक्युलर बायोलॉजी के लिए सर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लाउ अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। ये बटरफ्लाइज की दुनिया का ही आकर्षण यानी अट्रैक्शन था जिसने उसके लिए साइंस के दरवाजे खोले। बटरफ्लाइज के लिए अट्रैक्शन की वजह से ही आगे चलकर वह साइंस की दुनिया में इतने फेमस हुए। 22 इयर्स की एज में एक लड़के ने जिसका नाम रिचर्ड एब्राइट था अपने कोशिका यानी सेल्स के काम करने की थियरी के साथ साइंस की दुनिया में खलबली मचा दी। उसने असल में साइंस की एक थियरी पर काम किया था। उस थियरी का टॉपिक था सेल्स कैसे काम करते हैं यानी हाउ सेल्स वर्क। रिचर्ड एच एब्राइट और उसके एक कॉलेज के फ्रेंड ने इस थियरी का एक्सप्लेनेशन एक वैज्ञानिक पत्रिका यानी साइंटिफिक जर्नल के अंदर एक आर्टिकल में किया। उस जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ऐसा पहली बार हुआ था कि इस इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के वर्क को पब्लिश किया था। गेम्स में यह एक लीग बनाने और 15 इयर्स की एज में पहली बार बल्ला पकड़ते हुए क्रिकेट में एक रन बनाने जैसा था। रिचर्ड एब्राइट के लिए साइंस और अदर फील्ड्स में अचीवमेंट्स की लंबी चेन में यह एक नया अचीवमेंट था और ये सब तितलियों के साथ शुरू हुआ यानी कि उसने कई सारे फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए थे और उन्हीं अचीवमेंट्स में से उसके लिए यह एक बिल्कुल नया अचीवमेंट था यानी कि साइंस के इस फील्ड में उन्होंने इससे पहले कोई उपलब्धि या कोई प्राइज प्राप्त नहीं किया था। एब्राइट रेडिंग जो कि एक जगह का नाम है वहां पर पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ में एक इकलौते बच्चे के रूप में बड़ा हुआ यानी कि उस जगह पर वह अकेला था। उसके साथ ना तो कोई खेलने वाला था और ना ही उसके साथ कोई दूसरी एक्टिविटी करने वाला या उसकी उम्र का कोई और बच्चा था। एब्राइट ने अपने बारे में बताया, वहां मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता था। उसने कहा, मैं फुटबॉल या बेसबॉल की टीम के साथ खेल नहीं सकता था, लेकिन एक काम जरूर था जो मैं वहां कर सकता था और वह काम था चीजों को इकट्ठा करना। इसलिए उसने यही काम किया और हमेशा के लिए किया। उसने चीजों को इकट्ठा करने की शुरुआत किंडरगार्टन से की। उसने दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन के साथ बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जो उसकी एक्टिविटी का एक पार्ट था। उसने चट्टाने यानी रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स भी इकट्ठे किए। वह एक एस्ट्रोनॉमर भी बना जो कई बार रात को तारों को देखता रहता था। एस्ट्रोनॉमर वह होता है जो आकाश में सितारों और ग्रहों की स्टडी करता है। शुरू से ही उसके अंदर एक तेज दिमाग के साथ साथ सभी चीजों को लेकर एक्साइटमेंट भी रहती थी। उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई करने के इंटरेस्ट को और ज्यादा एनकरेज किया। वह उसको अपने साथ सभी जगह घूमने के लिए ले जाती थी। उसके लिए टेलीस्कोप खरीदे, माइक्रोस्कोप खरीदे, कैमरे खरीदे और भी कई सारे ढेरों सामान और दूसरे यंत्र यानी इक्विपमेंट्स खरीदे और उसकी कई सारे दूसरे अलग अलग तरीकों से मदद की। एब्राइट की मॉम ने उसके बारे में कहा, उसके स्कूल शुरू करने तक मैं ही उसकी अकेली साथी यानी फ्रेंड थी। उसके बाद मैं उसके लिए कुछ दोस्त घर लाती थी ताकि वह दूसरे लोगों में आसानी से घुल मिल सके। लेकिन रात को केवल हम दोनों ही एक साथ मिलकर काम करते थे। जब वह 3rd क्लास में था उस समय उसके पिता की डेथ होने के बाद रिची ही मेरे लिए सब कुछ था। रिचर्ड एब्राइट की माँ उसको रिची कहकर बुलाती थी। वह और उसका बेटा लगभग हर शाम एक साथ डाइनिंग रूम के टेबल पर गुजारते थे। उसकी माँ ने कहा, अगर रिची के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए कोई काम ढूंढ लेती थी। काम से मेरा मतलब शारीरिक काम यानी फिजिकल वर्क नहीं है, बल्कि चीजों को सीखने का काम। उसकी माँ को ये चीज बहुत अच्छी लगती थी कि रिची चीजों को सीखने का बहुत ज्यादा शौकीन था। वह हर चीज को सीखना चाहता था और वह बहुत अच्छी तरह से सीखता भी था। वह स्कूल में हमेशा टॉप रहा।
अपने बाकी के डेली रूटीन के वर्क को करने में वह किसी दूसरे बच्चे की तरह ही था। 8th क्लास में होने तक एब्राइट 25 अलग अलग तरह की प्रजातियों यानी स्पीशीज की तितलियां इकट्ठी कर चुका था। तितली की यह सभी प्रजातियां उसको उसके शहर के आसपास मिली थी। उसने कहा, शायद बचपन में ही मेरे तितलियां इकट्ठी करने की हॉबी का अंत हो गया होता, लेकिन तभी मेरी मॉम ने मुझे बच्चों की एक किताब दिलाई जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ अ मोनार्क एक्स। उस किताब ने मेरे लिए साइंस की एक नई दुनिया खोल दी। उस बुक में ये बताया गया था कि बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट करती हैं, यानी वह कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। बुक के एंड में इसे पढ़ने वाले लोगों को तितलियों के माइग्रेशन की स्टडी करने के लिए इनवाइट किया गया था। रिचर्ड एब्राइट को टोरंटो, कनाडा की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक अर्किट द्वारा रिसर्च के लिए टैग चिपकाने के लिए कहा गया था, और उनके कहने पर जल्दी ही रिचर्ड एब्राइट ने हल्की गोंद के साथ मोनार्क तितली के पंखों पर टैग चिपकाने शुरू कर दिए। जिस किसी को भी टैग लगी हुई तितली मिलती तो उसे वह तितली डॉक्टर अर्किट के पास पहुंचाने के लिए कहा जाता। रेडिंग, जो कि एक जगह का नाम है, उसके आसपास तितली पकड़ने का सीजन विंटर्स के एंड में 6 वीक्स तक चलता है। यदि आप उनको एक एक करके पकड़ने जा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए एब्राइट के लिए अगला कदम था बटरफ्लाइज के एक ग्रुप को पैदा करना। वह एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ता, उसके अंडे प्राप्त करता और उनको बेसमेंट में उनके लाइफ साइकिल की हेल्प से डेवलप करता। अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपर और फिर प्यूपर से बटरफ्लाई। फिर वह तितलियों के पंखों पर टैग लगाता और उन्हें जाने देता। कुछ सालों तक वह तितलियों को डेवलप करने का काम अपने बेसमेंट में ही करता रहा। आगे अपनी कहानी बताते हुए एब्राइट कहता है, आखिर में मेरा इंटरेस्ट तितलियों को टैग लगाने में खत्म होना शुरू हो गया। ये काम बहुत ही ज्यादा उबाऊ होता है और इस काम में ज्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता। सारे समय मैंने ये काम किया। एब्राइट हंसा और हंसते हुए बोला, केवल 2 तितलियां जिन पर मैंने टैग लगाया था दोबारा पकड़ी गई, और वो भी जहां मैं रह रहा था वहां से 75 माइल्स दूर नहीं थी। फिर 7th स्टैंडर्ड में उसे ये जानने का मौका मिला कि रियल साइंस क्या होती है, और यह उसे तब मालूम पड़ा जब वह काउंटी विज्ञान मेले यानी काउंटी साइंस फेयर में गया और हार गया। वहां बैठना और कुछ भी न जीतना उसके लिए बड़ा उदासी भरा था, जबकि हर कोई वहां कुछ न कुछ जीता। उसने मेले में फ्रॉग के टिश्यू की स्लाइड शो की थी, जिसे उसने माइक्रोस्कोप से दिखाया था। उसने महसूस किया कि वहां जितने भी विनर्स थे उन सब ने रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। उन लोगों ने एब्राइट की तरह केवल फ्रॉग के टिश्यू को स्लाइड पर रखकर उसे शो नहीं किया था। रिचर्ड एब्राइट को पहले से ही कंपटीशन की भावना मोटिवेट करती थी, और अब यह फीलिंग उसके अंदर पूरी तरह से दिखाई देने लगी थी। उसने कहा, मैं जानता था कि नेक्स्ट ईयर के मेले यानी फेयर के लिए मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट शो करना पड़ेगा। वह सब्जेक्ट जिसके बारे में एब्राइट सबसे ज्यादा जानता था वह था इंसेक्ट्स का काम, जो कि वह लगातार पिछले कई सालों से करता आ रहा था। उसने अपने काम के बारे में नए नए आइडियाज लेने के लिए डॉक्टर अर्किट के पास लिखा, और डॉक्टर अर्किट ने उन्हें एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ढेर सारे आइडियाज भेजे। उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एब्राइट हाई स्कूल के समय काफी बिजी रहा, और उन एक्सपेरिमेंट की वजह से एब्राइट ने कई सारे नए नए प्रोजेक्ट्स तैयार किए, और उसे काउंटी साइंस फेयर और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में कई सारे प्राइजेस मिलना शुरू हो गए। अपने 8th स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने उस वायरल बीमारी का कारण पता लगाने की कोशिश की, जो कुछ सालों बाद लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मार देती थी। एब्राइट सोचता था कि ये बीमारी शायद एक इंसेक्ट द्वारा ले जाई जाती है। उसने कीड़ों की प्रेजेंस में कैटरपिलर को पालने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे उस एक्सपेरिमेंट के कोई रियल रिजल्ट तो नहीं मिले, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ा और दिखाया कि मैंने कम से कम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तो की थी, और इस बार मैं जीता। नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर में उसके प्रोजेक्ट में इस थियरी का टेस्ट करना शामिल था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की नकल करती हैं। थियरी यह थी कि वाइसरॉय तितलियां मोनार्क जैसी दिखने लगती हैं, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड्स को खाने में अच्छी नहीं लगती, और इस तरह वाइसरॉय बटरफ्लाई पक्षियों से अपनी रक्षा कर लेती हैं। और वहीं दूसरी ओर वाइसरॉय बटरफ्लाई बर्ड्स को स्वादिष्ट लगती हैं। इसलिए जितनी ज्यादा वे मोनार्क जैसी दिखेंगी उतनी ही वे बर्ड्स का खाना कम बनेंगी। अब एब्राइट को इस प्रोजेक्ट में ये देखना था कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्क बटरफ्लाइज को खाएंगे। उसने पाया कि एक पक्षी जिसका नाम मैना है
वह साधारण पक्षियों यानी बर्ड्स वाला खाना नहीं खाती थी। वह जितनी भी मोनाक तितलियां मिलती थीं, वह उन सबको खाती थी। एब्राइट ने कहा कि बाद में दूसरे लोगों के द्वारा की गई रिसर्च दिखाती है कि वायसराय बटरफ्लाई शायद मोनाक बटरफ्लाई की नकल करती है। इस प्रोजेक्ट ने ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड प्लेस प्राप्त किया। अपने हाई स्कूल के सेकंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च शुरू की, जो उसको एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की डिस्कवरी की तरफ ले गई। इनडायरेक्टली यह उसे उसके लाइफ ऑफ सेल की थियरी की तरफ भी ले गया, यानी कि अपनी इसी खोज की वजह से उसे लाइफ ऑफ सेल्स की थियरी के बारे में भी मालूम पड़ गया। वह एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर देने की कोशिश उसने की थी। क्वेश्चन यह था कि एक मोनाक प्यूपा पर 12 छोटे गोल्डन स्पॉट्स होने का क्या रीजन है। हर कोई मानता था कि ये स्पॉट्स केवल सजावट यानी डेकोरेशन के लिए थे, लेकिन डॉक्टर अर्केट इस पर विश्वास नहीं करते थे। आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट और दूसरे इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट्स को सबसे पहले एक मशीन बनानी पड़ी, जिसने दिखाया कि स्पॉट्स एक हार्मोन बना रहे थे जो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट के लिए काउंटी फेयर में फर्स्ट प्लेस और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के लिए एंट्री जीती। वहां उसने ज़ूलॉजी में थर्ड प्लेस जीता। उसे वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी यानी कीड़ों की स्टडी की साइंस की प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान काम करने का मौका भी मिला। एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड ब्राइट ने मोनाक प्यूपा पर अपने एडवांस्ड प्रयोग जारी रखे। उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस जीता और उसको गर्मियों के दौरान आर्मी लैब में काम करने का एक और मौका दिया। अपने सीनियर ईयर्स के दौरान वह एक कदम और आगे निकल गया। उसने मोनाक के पंख में से ली गई सेल्स को ग्रो किया और दिखाया कि सेल्स डिवाइड होती थी और नॉर्मल बटरफ्लाई के पंखों के स्केल्स में डेवलप होती थी अगर उनको गोल्डन स्पॉट से प्राप्त किया गया हार्मोन दे दिया जाता था। उस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल फेयर में ज़ूलॉजी में फर्स्ट प्लेस जीता। ग्रेजुएशन के बाद उसने गर्मी की छुट्टियां आर्मी लैबोरेटरी और यूएस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लैब में आगे काम करते हुए गुजारी। अगली गर्मियों में उसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद एब्राइट वापस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लैबोरेटरी में गया और गोल्डन स्पॉट्स के हार्मोन पर काम किया। प्रयोगशाला के अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हुए वह हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को पहचानने में कामयाब हो गया। 1.5 साल के बाद अपने जूनियर ईयर के दौरान एब्राइट को अपने सेल लाइफ थियरी का आइडिया मिला। यह आइडिया उसे तब आया जब वह एक हार्मोन के एक्सरे फोटो देख रहा था। जब उसने वो फोटो देखे तो एब्राइट खुशी से पागल होकर चिल्लाया नहीं, लेकिन वह विश्वास करता था कि उसकी हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स की खोजों के साथ साथ उन फोटोज ने उसको जीव विज्ञान की एक पहेली का जवाब दे दिया था। और वह पहेली ये थी कि सेल्स इसके डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ लेती है। डीएनए एक सेल की न्यूक्लियस में एक पदार्थ होता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। ये सेल के साइज और इसके वर्किंग सिस्टम को डिसाइड करता है। इस तरह डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। एब्राइट और उसके कॉलेज के साथी जेम्स आर वॉन्ग ने पूरी रात काम किया, फोटो खींचते हुए और परमाणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाते हुए, ये दिखाने के लिए कि ये कैसे हो सकता था। बाद में उन्होंने वह पेपर लिखा जो उनकी थियरी को एक्सप्लेन करता था। उसको जानने वालों को हैरान न करते हुए एब्राइट ने अपनी 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में सबसे बड़े सम्मान प्राप्त करते हुए सेकंड पोजीशन पर आकर हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की। एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बना। वहां उसने अपने थियरी का टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। अगर यह थियरी सही साबित हो जाती है तो ये लाइफ प्रोसेस को समझने में एक बड़ा कदम होगा। ये कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। ये सब एब्राइट की वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी के कारण पॉसिबल हो सका है। मोनाक प्यूपा के स्पॉट्स को जानने के पर्पस से हाई स्कूल की उसकी रिसर्च एंड में उसको उसके सेल्स थियरी की तरफ ले गई। रिचर्ड एब्राइट विज्ञान में तब से ही रुचि रखता था जब से उसने तितलियों का कलेक्शन करना शुरू किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह दूसरी एक्टिविटीज को बड़े ही आराम से कर लेता था। एब्राइट एक चैंपियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर और एक अच्छा नाविक और एक ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन भी बना। वह एक स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर भी है, स्पेशली प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का फोटोग्राफर। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधा साधा स्टूडेंट था, लेकिन वह ए ग्रेड का स्टूडेंट था, यानी कि वह बहुत ही इंटेलिजेंट था। क्योंकि सीखना आसान था, इसलिए उसने अपनी पूरी एनर्जी डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में लगा दी। उसकी प्रशंसा करने वाला भी उसको मिल गया था, जिसका नाम था रिचर्ड ए वायर।
वह उसका सोशल स्टडीज का टीचर और दोनों क्लबों का एडवाइजर भी था। मिस्टर वायरर उस समय उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे। उन्होंने उसके दिमाग को नए आइडियाज के लिए खोला। मिस्टर वायरर ने रिचर्ड के बारे में कहा, ये वो आदमी था जो 3 या 4 घंटे रात के दौरान अपनी तितलियों की रिसर्च और दूसरे कामों के साथ डिबेट रिसर्च पर भी खर्च करता था। रिचर्ड कम्पेटिटिव पर्सन था। रिचर्ड केवल जीत के लिए जीतने में या केवल इनाम के लिए जीतने में इंटरेस्टेड नहीं था। वह जीत रहा था क्योंकि वह अपनी पूरी एबिलिटी से काम करता था। सही कारणों से ही वह सबसे बेस्ट बनना चाहता है और यही एक वैज्ञानिक को तैयार करने का एक मेन पॉइंट है। सही दिमाग से सोचना शुरू करो, क्यूरियोसिटी पैदा करो, अपने मन में सब कुछ जानने की इच्छा रखो और सही कारणों से जीतने की इच्छा इसमें शामिल करो। एब्राइट में ये 3 गुण हैं, जिसकी वजह से वह आगे चलकर इतना महान वैज्ञानिक बन गया। उस समय से लेकर जब द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक बुक ने उसके लिए विज्ञान का दरवाजा खोला था, रिचर्ड एब्राइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा यानी विज्ञान में अपने इंटरेस्ट को नहीं खोया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल फोल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 10th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एक बार चैप्टर के ओवरव्यू पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ फायर मनुष्यों की इच्छाओं, क्रूरता, लालच आदि की तीव्रता का प्रतीक है। आइस का प्रतीक है लोगों के रिश्तों में उदासीनता, दूसरों के प्रति नफरत वगैरह। पोएट का आइडिया है कि फायर और आइस दोनों ही संसार को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में समान रूप से सक्षम हैं। इन लाइंस में कवि लोगों के विचारों का एनालाइज करता है और बताता है कि दुनिया के अंत के 2 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि आग यानी फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ फायर बहुत ज्यादा इच्छा, क्रोध, लालच एटसेट्रा को शो करती है जो मनुष्य के भीतर मौजूद है। आइए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो आइस पसंद करते हैं। यहाँ आइस नफरत, असहनशीलता आदि ह्यूमन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। पोएट अपने एक्सपीरियंस से मानता है कि संसार का एंड फायर से होगा। इस प्रकार पोएट उन लोगों के साथ रहता है जो फायर का फेवर करते हैं। इन लाइंस में पोएट सोचता है कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना पड़ा तो बर्फ भी इसे पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होगी। पोएट के लिए घृणा, आग या इच्छा जितनी शक्तिशाली है, इंसानों में नफरत लंबे समय तक बनी रहती है और यह सब जीवन भर चलता रहता है। इस प्रकार पोएट सोचता है कि बर्फ या नफरत इस दुनिया का अंत करने के लिए सफिशिएंट होगी। दुनिया का एंड कैसे होगा इसके बारे में निश्चित रूप से कई आइडियाज हैं। पोएट का यह भी मानना है कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी क्योंकि जिस चीज की शुरुआत है उसका अंत भी होगा। ये बात इस दुनिया के लिए भी लागू होती है। अगर सन इतना गर्म हो जाए कि वह फट जाए तो पूरी पृथ्वी तुरंत नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी का कोई भी हिस्सा सूर्य की उस भयानक गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सूरज ठंडा हो गया तो भी सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि सूरज की रोशनी के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ज्यादा ठंड से लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा। लेट्स रिवाइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। इस पोएम में फायर क्रूरता यानी क्रूअल्टी, लालच यानी ग्रीड, वासना यानी लस्ट, संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट और रोष यानी फ्योरी का प्रतीक है। और आइस कठोरता यानी रिजिडिटी, असंवेदनशीलता यानी इनसेंसिटिविटी, शीतलता यानी कोल्डनेस, उदासीनता यानी इंडिफरेंस और घृणा यानी हेट्रेड का प्रतीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यह कहानी एक कुत्ते और एक औरत के बारे में है। ये औरत उस कुत्ते की मालकिन है और बहुत पैसे वाली है। वह अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला देती है। खाना खाने के बाद वह कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। तो क्या डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है? क्या कुत्ता ठीक हो जाता है? ये जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बार मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है डॉक्टर जेम्स हैरियट। ये एक अनुभवी पशु चिकित्सक यानी एक्सपीरियंस्ड वेटरिनरी सर्जन हैं। ट्रिकी पर एक नज़र डालने से ही उन्होंने यह पता कर लिया कि उस कुत्ते की मालकिन मिसेस पम्फ्री अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी की ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रही थी, जिसके कारण उसकी हेल्थ खराब हो गई थी। डॉक्टर समझ जाते हैं कि कुत्ते की बिगड़ी हुई हालत असल में खाने के लिए उसका लालच और उसकी मालकिन की अज्ञानता है। वह असल में इस बात को नहीं जानती थी कि कुत्ते को खाने के लिए क्या दिया जाना चाहिए और क्या नहीं। जब डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रिकी को अस्पताल ले जाते हैं तो वह कुत्ते को किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। असल में वे उस कुत्ते को 2 दिनों के लिए केवल लिक्विड पीने के लिए देते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद वह डॉग कंप्लीटली ठीक हो जाता है। डॉक्टर जेम्स एंजॉय करना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके मन में यह लालच आता है कि वह उस कुत्ते को परमानेंट रूप से अपने यहाँ मेहमान बनाकर रख लें। वह नाश्ते में अंडे, दोपहर में वाइन और रात में ब्रांडी का आनंद लेते हैं, जो कि उस कुत्ते की मालकिन के द्वारा उस कुत्ते के खाने पीने के लिए भेजी जाती है। अगली कैरेक्टर का नाम है मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री एक अमीर लेडी हैं। उनके पास ट्रिकी नाम का एक पालतू कुत्ता है, जिसे वह अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वह अपने कुत्ते को जितना ज़्यादा और जितना अच्छा खाना दे सके उतना ही अच्छा रहेगा। उनका एम यानी उद्देश्य ट्रिकी को एक कंफर्टेबल लाइफ देना है। लेकिन यही कंफर्टेबल लाइफ धीरे धीरे ट्रिकी के लिए हानिकारक यानी हार्मफुल साबित होती है। वह अपने कुत्ते की हद से ज़्यादा देखभाल करती हैं और इसलिए ट्रिकी के खाने और एक्सरसाइज के बारे में डॉक्टर जेम्स हैरियट द्वारा दी गई एडवाइस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती हैं। यह उनकी अज्ञानता ही है जो ट्रिकी के लिए इस हद तक खतरनाक परेशानियों और बीमारियों का कारण बनती है कि वह अपने फेवरेट खाने को भी खाने से मना कर देता है। और लास्ट कैरेक्टर है ट्रिकी। ट्रिकी मिसेस पम्फ्री का पालतू कुत्ता है। वह आराम की जिंदगी यानी एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीता है, क्योंकि उसके पास दिन और रात के लिए अलग अलग बिस्तर यानी बेड हैं। उसे एक इंसान से भी ज़्यादा प्यार किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। उसे तरह तरह का खाना खिलाया जाना और कोई फिजिकल एक्सरसाइज न करवाया जाना अच्छा लगता है। हालांकि वह हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझता है। इसका पता इसी बात से चलता है कि इलाज के दौरान उसने अपने फेवरेट खाने के लिए लालच नहीं दिखाया। चलिए इसी के साथ अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में डॉक्टर बताते हुए कहते हैं, मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच परेशान था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा। उसका फिगर यानी अपीयरेंस देखकर मुझे अपने मन में काफी हर्ट हुआ। मैंने देखा कि वह बहुत मोटा हो गया था, जैसे कि कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उनमें कीचड़ भरा हुआ था। उसने सीधे आगे की ओर देखा और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पम्फ्री ने जल्दी से बताया, मिस्टर हैरियट, वह इतना ढीला ढाला हो गया था कि ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई थी। मैंने सोचा कि उसे कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन हो गया है, इसलिए मैं उसे 2 टाइम के खाने के बीच में कुछ दूसरी चीजें भी खाने के लिए दे रही हूँ ताकि वह स्ट्रांग हो जाए। मैं उसे कुछ माल्ट यानी जौ, कॉडफिश का ऑयल और रात को हॉर्लिक्स का 1 कटोरा यानी बोल दे रही हूँ ताकि उसे नींद आ जाए।
कोई ज्यादा चीज तो नहीं दे रही हूँ। यह सुनकर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसकी मीठी चीजें कम कर दी? हाँ, मैंने कुछ कम किया तो था, पर वह इतना कमजोर दिखाई दिया कि मुझे थोड़ी सी डील देनी पड़ी। उसे क्रीम केक पसंद है और चॉकलेट भी। मैं उसे देने से मना नहीं कर सकी। फिर मैंने उस छोटे से कुत्ते को दोबारा ध्यान से देखा। उसकी प्रॉब्लम मेरी समझ में आ गई। ट्रिकी की एक ही गलती थी और वह थी उसका खाने का लालच। वह कभी भी खाने की चीज से मना नहीं करता था। वह दिन या रात को किसी भी टाइम खाना खा सकता था और मुझे हैरानी इस बात की थी कि मिसेस पंफ्री उसे पता नहीं और क्या क्या दूसरी चीजें खाने को दे रही थीं। क्या आप उसे खूब एक्सरसाइज करवाती हैं? वह मेरे साथ ही थोड़ी वॉक कर लेता है, जैसा तुम देख ही रहे हो। पर मेरा गार्डनर हॉजकिन गठिया के दर्द यानी लंबेगो से परेशान है और इसी की वजह से पिछले कुछ दिनों से वह ट्रिकी को रिंग का गेम नहीं खिला पा रहा है। ये सुनकर मैंने थोड़ा कठोर यानी स्ट्रिक्ट होने की कोशिश की। अब आप मेरी बात सुनिए। अगर आप उसकी खुराक यानी खाने की क्वांटिटी तुरंत कम नहीं करती और उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवाती तो आपका डॉगी बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप अपने मन को थोड़ा हार्ड बनाएं और कुत्ते को लिमिटेड खाना दें। मिसेस पंफ्री ने थोड़ा सा बेचैन होकर अपने हाथ मले। ओह, मैं जरूर करूंगी मिस्टर हेरियट। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, पर यह काम काफी कठिन है। इतना बोलकर वह सिर नीचे करके सड़क पर ऐसे आगे बढ़ गईं जैसे मानो उन्होंने अपने कुत्ते को तुरंत एक्सरसाइज करवाने और लिमिटेड खाना देने का निश्चय कर लिया हो। मैंने देखा कि जब वे जा रही थीं तो जाते समय बहुत ही ज्यादा चिंता में लग रही थीं। ट्रिकी छोटा ट्वीड कोट पहने लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसकी अलमारी इस तरह के कोटों से भरी पड़ी है। ये कोट ठंडे मौसम के लिए हैं और एक रेनी कोट बारिश के दिनों के लिए है। मैंने देखा कि वह कुत्ता बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, अपने शरीर के वजन से दबा जा रहा था और झुका हुआ था। मैंने सोचा कि इस बात में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब मिसेस पंफ्री मुझे ट्रिकी की डेथ की न्यूज देंगी, क्योंकि अगर इसी हिसाब से यह सब चलता रहा तो ट्रिकी लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि ज्यादा खाने पीने की वजह से उसकी हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। और जैसा कि मुझे इस बात का आइडिया पहले से ही लग रहा था, मेरे लिए कुछ दिनों में ही वहां से बुलावा आ गया। मिसेस पंफ्री बहुत दुखी थीं। ट्रिकी ने खाना पीना लगभग बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वह अपनी फेवरेट चीजें भी नहीं खाता था और इसके अलावा उसे उल्टियां भी होने लगीं। वह सारा टाइम एक कारपेट पर पड़ा हुआ बिताता था, हांफता रहता था। उसकी घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती थी और ना ही कुछ भी काम करने की इच्छा होती थी। मैंने पहले से अपनी प्लानिंग बना रखी थी। अब केवल एक ही सॉल्यूशन था कि ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए घर से दूर कर दिया जाए। मैंने सजेशन दिया कि उसे 15 दिनों यानी 15 डेज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए ताकि उसकी कंडीशन पर नजर रखी जा सके। बेचारी मिसेस पंफ्री ये सुनकर बेहोश सी हो गईं। वह सोचती थीं कि अगर हर दिन ट्रिकी उसको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। मैंने थोड़ा सख्ती से काम लिया। ट्रिकी बहुत बीमार था और यही उसकी जान बचाने का एक रास्ता था। असल में मैंने सोचा कि उसे बिना कोई देरी किए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और मिसेस पंफ्री के रोने के बावजूद मैंने उस छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटा और अपनी कार की ओर ले चला। सारे नौकर चाकर तुरंत एक्टिव हो गए और नौकरानियां उसके दिन का बिस्तर यानी बेड, रात का बेड, फेवरेट गद्दियां, खिलौने और रबर के रिंग, नाश्ते का कटोरा यानी बोल, लंच और रात के खाने का कटोरा और भी न जाने क्या क्या ले आईं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्री परेशान होकर रोती हुई आईं और उन्होंने ढेर सारे छोटे छोटे कोट कार की खिड़की से अंदर फेंक दिए। मैंने कार के शीशे में मोड़ पर मुड़ने से पहले ही देखा, हर व्यक्ति रो रहा था। सड़क पर आकर मैंने उस बेचारे कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर हांफता हुआ बैठा था। मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने कहा, बेचारा, तुम्हारे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, पर मैं इसका इलाज जानता हूं। हॉस्पिटल पहुंचने पर मेरे हॉस्पिटल के पालतू कुत्ते मेरे चारों ओर आ गए और मुझे घेर लिया। ट्रिकी ने कुत्तों के इस शोर करते ग्रुप को एक हल्की निगाह से देखा और जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वह कारपेट पर बिना कोई हरकत, बिना कोई मूवमेंट किए लेट गया। दूसरे कुत्तों ने कुछ टाइम तक उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघा। फिर उन्होंने सोच लिया कि यह कुत्ता बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तब उन्होंने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया।
मैंने उसके लिए एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। ये डिब्बा दूसरे कुत्तों के सोने की जगह के बगल में था। 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर रखी। उसे खाने को कुछ नहीं दिया, पीने को खूब सारा पानी दिया। दूसरा दिन निकल जाने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीजों में कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया और तीसरे दिन उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वह भी धीमी आवाज में भौंकने लगा। जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया और तुरंत उसे शिकारी कुत्ते जो और उसके साथियों ने घेर लिया। उसे गिराकर उन्होंने लुढ़काया और पूरी तरह से उसको चेक किया। वे कुत्ते गार्डन में चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे चल दिया। अपनी एक्स्ट्रा चर्बी की वजह से वह कुछ धीरे चल रहा था। उस दिन शाम को मैं कुत्तों को खाना खिलाने के टाइम पर वहां प्रेजेंट था। मैं देखता रहा जबकि ट्रिस्टन ने कटोरों में खाने की चीज डाली और खाना डालते ही जैसा हमेशा होता था, कुत्ते तेजी से खाने पर टूट पड़े, शोर करते रहे। हर कुत्ता जानता था कि अगर वह दूसरे साथियों से पीछे रह गया तो उसे खाना खाने के लिए दूसरे कुत्तों से कंपटीशन करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होता क्योंकि हर कुत्ता अपना खाना छीनने की कोशिश करता है। कुत्तों के खाना खाने के बाद ट्रिकी ने चमकते कटोरों का चक्कर लगाया। उसने खाने को लापरवाही से चाटा। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रख दिया गया और मैंने जब उस कटोरे के लिए उसे धक्का मुक्की करते देखा तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि चलो कम से कम इसने कुछ एक्साइटमेंट दिखाना तो शुरू किया। उस दिन से ट्रिकी की हेल्थ में काफी तेजी से सुधार होने लगा। उसे किसी भी तरह की कोई दवा नहीं दी। हमने देखा कि सारा दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ने लगा और उनके छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो गया। उसने हर मिनट का मजा उठाया। उसने दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ दौड़ कर खेलना, उनके पैरों के नीचे पड़ने और कुचले जाने का आनंद भी लिया। वह उस ग्रुप का एक मेंबर बन गया। बाकी के कुत्तों ने उसे अपने ग्रुप में आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन दूसरे रोएदार कुत्तों के ग्रुप में शामिल हो गया। खाने के टाइम पर वह अपने हिस्से के लिए शेर की तरह लड़ने लगा और रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा। इस दौरान मिसेस पंफ्री चिंता से भरी हुई और परेशान होकर अपने घर में चक्कर काटती रहती थीं। दिन में कम से कम 10-12 बार वह अपने कुत्ते का ताजा समाचार यानी अपने कुत्ते की हालत के बारे में लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए फोन करती थीं। मैं उनके कई सारे क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं देता था, जैसे कि वह मुझसे पूछती थीं कि क्या ट्रिकी की गद्दियों को समय समय पर यानी कि रेगुलरली उलटा पलटा जा रहा है या नहीं, और मौसम के अनुसार उसे कोट पहनाया जाता है या नहीं। पर मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और तेजी से हेल्थी हो रहा है। हेल्थी शब्द सुनकर मिसेस पंफ्री तुरंत एक्टिव हो गईं। अब वे अपने कुत्ते के खाने के लिए ताजे 2 दर्जन यानी 12 अंडे भेजने लगीं ताकि ट्रिकी की ताकत लौट आए। कुछ दिनों तक मैंने और मेरे पार्टनर्स ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, पर जब शराब की बोतलें भेजी जाने लगीं तब हकीकत सबकी समझ में आई। असल में ये उसके लिए एक्स्ट्रा खाना था जिसकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ट्रिकी के खून की कमी को और बेहतर बनाने के लिए उसे 2 ग्लास वाइन लंच से पहले पिलाई जाने लगी और कई सारे ग्लास लंच के टाइम के दौरान। हमें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए मिसेस पंफ्री ने ब्रांडी भेजी। कुछ रातों को वह वाइन मेरे सभी साथियों ने पी। हम सभी के लिए ये दिन बहुत ही संतुष्टि देने वाले रहे। हमें सुबह एक्स्ट्रा अंडे खाने को मिलते थे, दोपहर को रेगुलरली वाइन पीने को मिली और आग के चारों ओर ऐश से बैठकर हम ब्रांडी पीते थे और पूरे मजे लेते थे। अब हमें इस बात का लालच हो गया कि क्यों न ट्रिकी को परमानेंट रूप से अपना गेस्ट बनाकर रखा जाए ताकि हमको खाने पीने की चीजें इसी तरह लगातार मिलती रहे और हम आराम से ऐश करते रहे। लेकिन मैं एक डॉक्टर था और मैं अपने फर्ज को यानी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझता था और जानता था कि मिसेस पंफ्री बहुत ही ज्यादा परेशानी में थीं। 2 सप्ताह यानी 2 वीक्स बाद मैंने अपने मन में यह महसूस किया कि उन्हें फोन करके यह बता दूं कि आपका ट्रिकी अब ठीक हो गया है और अब आप उसे ले जाएं। मेरे फोन करने के कुछ देर बाद ही 30 फीट लंबी ब्लैक कलर की चमचमाती हुई गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मैंने अंदर बैठी मिसेस पंफ्री को मुश्किल से ही पहचाना। उनके हाथ कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे, उनके होंठ कांप रहे थे। मिस्टर हैरियट, प्लीज मुझे सच सच बताइए
क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है? जी हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। आपको कार से नीचे उतरने की जरूरत नहीं, मैं जाकर उसे ले आता हूं। मैं घर के बीच से निकलकर पीछे गार्डन में चला गया। कुत्तों का ग्रुप लॉन में उछल कूद कर रहा था और उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। 2 सप्ताह यानी 2 वीक्स में वह एक फ्लेक्सिबल, हार्ड मसल वाले जानवर में बदल गया था। वह कुत्तों के ग्रुप के साथ काफी घुल मिल गया था, लंबी छलांग लगाने लगा था। वह अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन को लगभग छूने लगी थी। मैं ट्रिकी को उठाकर कॉरिडोर पार करके घर के आगे वाले भाग में ले आया। ड्राइवर अभी भी कार का दरवाजा खोले खड़ा था और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वह मेरी बाहों से कूद गया और भागकर मिसेस पंफ्री की गोद में जाकर बैठ गया। मिसेस पंफ्री चौंक गई। अब ट्रिकी इतना एक्टिव हो गया था कि जब वह उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। इस एक्साइटमेंट और खुशी के दौरान ही मैंने ड्राइवर को ट्रिकी के सारे बिस्तर, खिलौने, गद्दियां, कोट और कटोरे लाने में मदद की। इनमें से किसी का भी यूज नहीं किया गया था। जब कार चल दी तो मिसेस पंफ्री ने खिड़की से बाहर सर निकाला। उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे, उनके होंठ कांप रहे थे। वह चीखते हुए बोली, मिस्टर हैरियट, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा कुत्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने इसे ठीक कर ही दिया। यह औषधि विज्ञान यानी सर्जरी की जीत है। इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। Thank you for watching the video. Now we will meet in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself and your family. द प्रपोजल प्ले एक 1 एक्ट प्ले है। इस नाटक में यह दिखाया गया है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होने के लिए शादियां करते हैं। इस कहानी में एक आदमी है जिसका नाम है लोमोव। वह एक अमीर आदमी है और वह अपने एक पड़ोसी के पास जाता है जिसका नाम है चुबुकोव। लोमोव उसके यहाँ उसकी लड़की नटालिया को प्रपोज करने आया था। हालांकि थोड़ी देर बाद उन तीनों लोगों के बीच में छोटी छोटी चीजों को लेकर आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रपोज करने के बाद भी उन दोनों के बीच में झगड़ा चालू रहता है। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है स्टीफन स्टीफेनोविक चुबुकोव। यह एक लैंड ओनर यानी कि जमींदार है और एक जवान लड़की का पिता है जिसका नाम है नतालिया। दूसरे कैरेक्टर का नाम नतालिया स्टेपनोवना है। यह एक झगड़ा करने वाली और बात का बतंगड़ बनाने वाली लड़की है। और हमारे तीसरे और लास्ट कैरेक्टर का नाम है आइवन वासिलेविच लोमोव। ये एक यंग मैन है जो नतालिया से शादी करने की इच्छा रखता है। ये भी झगड़ा करने वाला लड़का है। नाटक चुबुकोव के घर के एक ड्राइंग रूम में शुरू होता है। इवान लोमोव चुबुकोव से मिलने आता है। चुबुकोव उससे मिलकर बेहद खुश हुआ। वह लोमोव को फॉर्मल ड्रेस पहने देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या वह कहीं जा रहा है। लोमोव ने उसे बताया कि वह कहीं जा नहीं रहा, बल्कि वह तो उससे मिलने आया है क्योंकि उसे उसकी मदद की जरूरत है। लोमोव की यह बात सुनकर चुबुकोव सोचता है कि लोमोव उससे पैसे उधार लेने आया होगा और कहता है कि वह उसे कोई पैसा नहीं देगा। अंत में लोमोव बताता है कि वह पैसे मांगने नहीं बल्कि शादी के लिए नतालिया का हाथ मांगने आया है। इस प्रपोजल के बारे में सुनकर चुबुकोव बहुत एक्साइटेड हो गया। वह लोमोव को गले लगाता है और किस करता है। उसने लोमोव को बताया कि वह लंबे समय से इस प्रपोजल का इंतजार कर रहा था। वह यह भी गारंटी देता है कि नतालिया भी प्रस्ताव पर बड़ी ही खुशी के साथ एग्री होगी और फिर वह उसे बुलाने के लिए जाता है। जैसे ही चुबुकोव चला गया, लोमोव ड्राइंग रूम में अकेला रह गया। वह खुद से बात करने लगता है। वह नतालिया को एक अच्छी हाउसवाइफ मानता है। वह काफी पढ़ी लिखी है और बुरी दिखने वाली नहीं है, यानी देखने में भी बहुत सुंदर है।
वह सोचता है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वह ऑलरेडी 35 साल यानी 35 इयर्स का हो गया है और उसे शांत और शांतिपूर्ण जीवन यानी पीसफुल लाइफ जीने की ज़रूरत है। वह यह भी सोचता है कि वह हमेशा बेचैन रहता है और ठीक से सो नहीं पाता। तभी नतालिया ड्राइंग रूम में एंटर करती है और लोमोव को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। वह लोमोव का स्वागत करती है और खेतों में काम के बारे में बात करना शुरू करती है। अचानक उसकी नज़र लोमोव की ड्रेस पर पड़ी और उसने पूछा कि क्या वह किसी पार्टी में जा रहा है। लोमोव उसे उसके यहां आने का कारण बताने वाला है, लेकिन प्रपोजल के बारे में बात करने के बजाय लोमोव ने उसे लोमोव और चुबुकोव्स के बीच अच्छे संबंधों के बारे में बताया। उसने ऑक्सन मीडोज यानी घास के मैदान के बारे में भी डिस्कस किया, जो कि उसकी खानदानी प्रॉपर्टी है और उसे अपनी चाची से विरासत में मिला है। लोमोव को ऑक्सन मीडोज को अपना बताते हुए सुनने के बाद नतालिया लोमोव से कहती है कि ऑक्सन मीडोज उसके नहीं हैं, वे वास्तव में चुबुकोव के हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच ऑक्सन मीडोज पर बहस शुरू होती है। वे दोनों लगातार कहते हैं कि मीडोज पर उनका अधिकार है। लोमोव अपने दावों यानी क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात करता है। उसने यह बात क्लियर करते हुए कहा कि ऑक्सन मीडोज किसी पुराने समय में उन दोनों के परिवारों के बीच झगड़े का कारण रहा था। उसकी चाची की दादी यानी आंट की ग्रैंडमदर ने नतालिया के फादर के दादा के किसानों को इसका फ्री में यूज करने के लिए दे दिया था। किसान ग्रैंडमदर के लिए ईंटें बनाते थे। चूंकि उन किसानों ने 40 वर्षों तक यानी 40 इयर्स तक घास के मैदानों यानी ऑक्सन मेडोज का उपयोग किया, इसलिए चुबुकोव ने उस जमीन को अपना मानना शुरू कर दिया, लेकिन अब वे लोमोव के हैं। नतालिया इस बात पर बिल्कुल भी अग्री नहीं होती और अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वे घास के मैदान उनके हैं। वह जोर देकर कहती हैं कि जमीन पर उनका अधिकार लगभग 300 सालों यानी 300 इयर्स से है। लोमोव और नतालिया दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि जमीन की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बात कीमत की नहीं बल्कि सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स की है। इसीलिए वे ये जमीन चाहते हैं। लोमोव नतालिया को गिफ्ट के रूप में घास के मैदान देने का ऑफर करता है। नतालिया भी सेम यही कहती है कि वह लोमोव को घास के मैदान गिफ्ट के रूप में दे सकती है। चुबुकोव कमरे में एंटर करता है और उन दोनों के बीच में हो रही बहस का कारण जानता है। वह नतालिया का सपोर्ट करता है और लोमोव को बताता है कि ऑक्सन मीडोज का अधिकार उनके पास है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोमोव और चुबुकोव एक दूसरे और उनके परिवार को गाली देने लगते हैं। चुबुकोव ने लोमोव से कहा कि वह उससे इतनी बदतमीजी से बात न करे क्योंकि वह उसकी उम्र से 2 गुना यानी डबल है। लोमोव चुबुकोव को जमीन हड़पने वाला कहता है और चुबुकोव को अदालत में ले जाने की धमकी देता है। इससे चुबुकोव को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि लोमोव के दादा शराबी थे और उसकी छोटी चाची नास्तास्या एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। वह लोमोव को विलन स्केरक्रो यानी बिजूका, जो कि एक पुतला होता है जो खेतों में जानवरों को डराकर भगाने के लिए वहां खड़ा किया जाता है और प्रपोजल देने का साहस रखने वाला राक्षस भी कहता है। यह सब लोमोव को एक्साइटेड कर देता है और उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। अंत में चुबुकोव ने लोमोव को अपना घर छोड़ने और फिर दोबारा वापस न आने के लिए कहा। जैसे ही लोमोव चला गया, चुबुकोव ने नतालिया को बताया कि लोमोव उसे शादी के लिए प्रपोज करने आया था। जब नतालिया यह बात सुनती है तो वह लगभग बेहोश हो जाती है और रोने लगती है। वह लोमोव को परेशान करने के लिए चुबुकोव को दोषी ठहराती है और उससे लोमोव को वापस लाने के लिए कहती है। चुबुकोव लोमोव को वापस लाने के लिए जाता है। लोमोव फिर से घर में एंटर करता है। नतालिया उसे बताती है कि वह ऑक्सन मीडोज लोमोव का ही है, उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और बातचीत को बदल देती है। फिर वे कुत्तों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। लोमोव नतालिया से कहता है कि उसका कुत्ता गैस सबसे अच्छा कुत्ता है। नतालिया ने फिर से लोमोव के दावों यानी क्लेम्स पर आपत्ति जताई और अपने कुत्ते स्क्वीजर को गैस से ज़्यादा अच्छा बताया। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। दोनों ने अपने कुत्तों की खूबियां गिनाई और दावा किया कि उनका कुत्ता दूसरे से बेहतर है।
चुबुकोव भी थोड़ी देर बाद फिर से बहस में शामिल हो जाता है और फिर बात इस हद तक बढ़ती जाती है कि वे एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। चुबुकोव लोमोव से कहता है कि नताल्या शादी के लिए रेडी है और उन्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। चुबुकोव अब एक भी पल गंवाना नहीं चाहता और उनका हाथ थाम लेता है और एक दूसरे के हाथों में दे देता है। वह उनसे एक दूसरे को किस करने के लिए कहता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। लेकिन फिर से वे दोनों अपने कुत्तों के बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं, जबकि चुबुकोव अपनी बेटी को चुप कराने के लिए सभी को शैंपेन के लिए बुलाता है। और यहीं पर आपकी यह कहानी फिनिश हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय। See you soon in the next video. यह कहानी 25वीं शताब्दी यानी 25th सेंचुरी की है। इस कहानी में एक घटना दिखाई जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी में घटी थी। यह घटना असल में 2040 में घटी थी। इस घटना में मंगलवासियों ने हमारे ग्रह पृथ्वी पर अटैक किया था, लेकिन हमारे ग्रह पर नर्सरी क्लास में पाई जाने वाली एक किताब जिसका नाम है मदर गूस, उसकी वजह से मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग हमारी धरती पर अटैक नहीं कर पाए थे और हमारी पृथ्वी सुरक्षित बच गई। मंगल ग्रह पर एक बहुत ही शक्तिशाली एलियन था जिसका नाम था थिंक टैंक। थिंक टैंक उस ग्रह का कमांडर इन चीफ था। उसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी कहा जाता था। लोग उससे डरते थे और उसका हुक्म यानी आज्ञा मानते थे। कोई भी उससे नाराज होने या बहस करने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि कोई उसकी किसी बात को ना माने या उसकी आज्ञा का पालन न करे। उसके काम में उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास एक हेल्पर था जिसका नाम था नूडल। राजा ने नूडल को अपने स्पेस प्रोब यानी दूसरी जगह पर किसी खोज करने वाले डिपार्टमेंट को पृथ्वी ग्रह से संपर्क करने का ऑर्डर दिया। उसने अपने मैजिक मिरर में अपनी शक्ल को देखा और शक्ल देखने के बाद उसे संतुष्टि का अनुभव हुआ। वह बोला कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग बुरे दिखने वाले पृथ्वीवासियों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। उनके डिपार्टमेंट का एक एलियन जिसका नाम था कैप्टन ओमेगा, वह उन्हें बताता है कि वे लोग पृथ्वी पर बिना किसी परेशानी के पहुंच गए हैं। वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जो कि चौकोर है यानी स्क्वायर शेप में है। ओमेगा वहां पहुंचने के बाद यह जानना चाहता है कि उसकी सही लोकेशन क्या थी, लेकिन उसकी एक साथी जिसका नाम था आयोटा, वह नहीं बता पाई कि एक्चुअली में वे लोग अर्थ पर किस जगह पर उतरे हैं। आयोटा अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए है। वे असल में एक लाइब्रेरी में उतर जाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि बुक क्या होती है। वहां पर उस लाइब्रेरी में 2000 बुक्स का कलेक्शन है। मंगलवासियों ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी किताबें कभी नहीं देखी हैं, इसलिए वे लोग किताबों के बारे में उल्टे सीधे आइडियाज लगाते रहते हैं। उनका महान और शक्तिशाली राजा थिंक टैंक किताबों के बारे में एक बहुत ही घटिया और अजीब सा आइडिया लगाता है। वह बोलता है कि यह चीज असल में सैंडविच है। थिंक टैंक उन अजीब चीजों की पहचान करते हुए कहता है कि वे सिवाय सैंडविच के और कुछ भी नहीं हैं और धरती पर रहने वाले लोग यही सैंडविच खाते हैं। वह लाइब्रेरी की पहचान एक भूसा रखने वाले स्टोर के रूप में करता है। दूसरों को अपनी इस बात का यकीन दिलवाने के लिए वह कैप्टन ओमेगा को उनमें से एक किताब खाने के लिए कहता है। फिर आखिरकार ऊप नाम का एक एलियन बुक के एक कोने को काटता है। काटने और खाने के बाद वह बताता है कि यह सैंडविच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर उन लोगों की बातों के बीच में नूडल
आ जाता है और सिचुएशन को मैनेज करते हुए कहता है कि उसने किसी फिल्म में यह देखा था कि पृथ्वीवासी इस सैंडविच को खाते नहीं हैं। रियल में यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस यानी बातचीत करने वाला एक यंत्र है। यह सुनकर थिंक टैंक ओमेगा को उन डिवाइसेस को सुनने का ऑर्डर देता है। ओमेगा एक बुक उठाता है और उसे अपने कानों के पास ले आता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। नूडल फिर से सिचुएशन के बीच में कूद पड़ता है और उसे मैनेज कर लेता है। वह कहता है कि पृथ्वीवासी इन सैंडविचेस को सुनते नहीं थे, बल्कि इन्हें देखते थे। फिर थिंक टैंक अपना फैसला सुनाता है और यह डिक्लेयर करता है कि वे सैंडविच कानों के लिए नहीं, बल्कि आंखों से कम्युनिकेशन करने के लिए हैं। फिर थिंक टैंक कैप्टन ओमेगा को वहां पर पड़ी एक बड़ी सी कलरफुल सैंडविच का ऑब्जर्वेशन करने का, यानी कि उसको बारीकी से देखने का ऑर्डर देता है। वह कहता है कि इस सैंडविच को खोलकर देखो और समझने की कोशिश करो कि यह क्या कह रहा है, और जब तुम लोग यह काम पूरा कर लो तो मुझे बता देना कि क्या हुआ। ऊप देखता है कि उन सैंडविचों में हजारों लाइंस लिखी हुई हैं और कई सारे डॉट्स बने हुए हैं। इसके अलावा कई सारी पिक्चर्स भी हैं। थिंक टैंक को लगता है कि पृथ्वीवासी उतने पुराने नहीं हैं जैसा कि उनके बारे में उन्होंने सोचा था। वह अपने लोगों को कोड लैंग्वेज का सही मतलब पता लगाने का ऑर्डर देता है। चालाक नूडल फिर से सिचुएशन अपने कंट्रोल में कर लेता है। वह उन लोगों को सजेशन देता है कि उन्हें विटामिन की गोलियां खा लेनी चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ जाएगी और वे उस किताब में लिखी हुई लैंग्वेज का मतलब आसानी से समझ पाएंगे। सभी लोग विटामिन खा लेते हैं। विटामिन खाने के बाद ओमेगा एक पोम पढ़ती है जो मदर गूज नाम की उस बुक में लिखी हुई है। उस पोएम का नाम था मिस्ट्रेस मैरी। थिंक टैंक उस पोएम को एक्सप्लेन करता है। पोएम के मतलब को बताते हुए वह कहता है कि धरती के लोगों ने इस चीज की खोज कर ली है कि एग्रीकल्चर को खनिज यानी माइनिंग के साथ कैसे मिक्स किया जाए। धरती के लोग वास्तव में मुश्किल से पाई जाने वाली धातुएं यानी मेटल्स जैसे चांदी को खेत में उगा सकते हैं। उन्होंने शंख यानी कॉकल शेल्स को विस्फोटक बनाने का तरीका भी सीख लिया है, यानी कि वे लोग शंख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें अपने खेतों में उगा भी सकते हैं। फिर आयोटा एक दूसरी पोएम को पढ़ती है जिसका नाम होता है हे डिडल डिडल। इस पोएम को सुनने के बाद थिंक टैंक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। पोएम को पढ़ने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि धरती पर रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की सभ्यता यानी सिविलाइजेशन तक पहुंच चुके हैं। उन लोगों ने अपने पालतू जानवरों को भी म्यूजिक, कल्चर यानी संस्कृति और स्पेस टेक्निक्स सिखा दी हैं। उन्होंने अपनी गायों को भी एक ही छलांग में चंद्रमा तक पहुंचना भी सिखा दिया है और वे लोग शायद जल्दी ही अपनी 10 लाख गायों के साथ दूसरे ग्रहों यानी प्लैनेट्स पर अटैक करने जा रहे हैं। फिर इसके थोड़ी ही देर बाद ऊप थिंक टैंक को हम्टी डम्टी की एक पिक्चर दिखाता है। जैसे ही थिंक टैंक वह पिक्चर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हम्टी डम्टी देखने में बिल्कुल थिंक टैंक के जैसा ही था। थिंक टैंक सोचता है कि ये उसी की पिक्चर है और शायद धरतीवासियों ने उसे पहले ही पहचान लिया है और वे लोग उसे पकड़कर उसके प्लेनेट मंगल ग्रह पर अटैक करने वाले हैं। अचानक ही थिंक टैंक चीख उठता है और घोषणा करता है कि पृथ्वीवासियों ने उसे देख लिया है। वे उसके पीछे लग गए हैं। वे मार्स सेंट्रल कंट्रोल पर कब्जा करने की प्लानिंग बना रहे हैं। वह नूडल को अपने लिए एक स्पेस कैप्सूल रेडी करने का ऑर्डर देता है और इसके साथ यह ऑर्डर भी देता है कि स्पेस के लोग तुरंत मंगल ग्रह को छोड़ दें। वह ओमेगा को बताता है कि वे लोग मंगल ग्रह से 100 मिलियन माइल्स दूर चले जाएंगे। वह नूडल को अपने लिए एक स्पेस कैप्सूल रेडी करने का ऑर्डर देता है और इसके साथ यह ऑर्डर भी देता है कि स्पेस के लोग तुरंत मंगल ग्रह को छोड़ दें। वह ओमेगा को बताता है कि वे लोग मंगल ग्रह से 100 मिलियन माइल्स दूर अल्फा सेंचुरी की तरफ चले जाएंगे। वह मंगल ग्रह पर अपने लोगों से जो धरती पर अटैक करने वाले थे उनसे भी पूरे मंगल ग्रह को खाली करने का ऑर्डर देता है।
इतिहासकार यानी हिस्टोरियन, जो कि शुरुआत में हमें यह कहानी सुना रहा था, कहानी के एंड में मुस्कुराते हुए कहता है कि देखिए किस प्रकार एक नर्सरी क्लास की बुक मदर गूज ने हमारी दुनिया को मंगल ग्रह के वासियों के आक्रमण से बचा लिया। आगे वह बताता है कि बुद्धिमान और अद्भुत नूडल महान और शक्तिशाली थिंक टैंक की जगह ले लेता है, यानी कि नूडल अब मंगल ग्रह पर राज करता है। धरतीवासियों और मंगलवासियों के बीच के रिलेशन फिर से पहले जैसे दोस्ती भरे यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाते हैं, और हम लोग यानी पृथ्वीवासी मंगलवासियों को सैंडविच और बुक्स में अंतर करना सिखा देते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। Thank you for watching the video. Now we will meet in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself and your family.